उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई थी। सॉल्यूशन निकालने से पहले ही हमें पहले ये डिसाइड करना था कि वी गॉट द इकोनॉमी, नाउ इट बिकम्स इंडिया, so we have to decide that part whether what kind of economy we are going to choose। तो पहले हमने चूज किया मिक्स्ड इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है प्राइस पे और जहां पे उसको प्रॉफिट मिलता है उस पे काम करती है। सोशल इकोनॉमी काम करती है लोगों के वेलफेयर पे, दे विल ओनली थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ पीपल and it is going to produce everything which is for the welfare of people. So Nehru ji choose the socialist economy, rather mixed economy with the socialist approach। तो उन्होंने कहा था हमारा देश वैसे गरीब है लेकिन मैं ऐसा सोशलिस्ट नहीं चाहता कि सबका प्रेशर गवर्नमेंट पे ही आ जाए, तो they wanted to involve private people also, so they choose a economy called mixed economy which is a mixture of socialist and capitalist। पर मोटा मोटा जो एक स्ट्रक्चर था वो सोशलिस्ट ही था, गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा रोल था। चैप्टर सेकंड की शुरुआत यही हुई है। उसके बाद उन्होंने चीजों को ठीक करने के लिए जो भी अंग्रेजों ने छोड़ा था हमारे लिए, उसको ठीक करने के लिए प्लान सिस्टम लेके आए। वो प्लानिंग सिस्टम लेके आए, वो रशिया से लाए प्लानिंग सिस्टम। 5 ईयर प्लान, प्रोस्पेक्टिव प्लान, दो इंपोर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, 5 ईयर प्लान और प्रोस्पेक्टिव प्लान। Prospective plan is a long-term plan which is for 20 years and 5-year plan, of course, for 5-year plan, which you know everyone, जो आज की डेट में इंडिया में नहीं है। आज की डेट में इंडिया में नीति आयोग है 2016-17 के बाद। फिर प्लान करने से पहले याद रखना, किसी भी प्लान को करने के लिए यू शुड हैव अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव होंगे तभी आप काम कर पाओगे, तभी आप प्लान को पूरा कर पाओगे, उसके अंदर उतने रिसोर्सेज लगा पाओगे। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसका शॉर्टकट मैंने दिया था आपको जेम्स करके, GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। तो मेरी बुक के अंदर देखोगे अगर आप, मैंने जेम्स की फोटो भी डाल रखी है। तो ग्रोथ से क्या मतलब है कि प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि आप इंडिया की जीडीपी को ग्रो करो, पर कैपिटा इनकम को ग्रो करो, अपने आप उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे चला जाएगा, राइट। ये ग्रोथ के बारे में है। फिर इक्विटी के बारे में बोला गया कि आपको रीजनल एज वेल एज रिच पुअर का डिफरेंस नहीं करना। ये नहीं है कि आपने जब दिल्ली गई आपने इंपोर्टेंस देना है, यू डोंट वांट टू गो टू ओडिशा साइड, और ये नहीं कि सिर्फ अमीरों के कुछ नहीं, आपने गरीबों का ज्यादा। तो इक्विटी मतलब हर बंदे को बराबर आप मौका दोगे, दैट इज इक्विटी। फिर आया आपका मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के अंदर ऑफ कोर्स दिमाग में वही आता है हमारा कि टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट करना, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। प्रोडक्शन बढ़ाने की जो भी तरीके होंगे वो लेके आते हैं, दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसके साथ साथ आपको सोशलिस्ट के अंदर भी, सोशल के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन लाना है, सोशल अप्रोच को भी आपको इंप्रूव करना है, ये आपको बताया गया। फिर सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंस कि आपका जो हाल हुआ है कि आपको बिल्कुल दूसरी कंट्री के मुताबिक ही चलना पड़ रहा था। दूसरी कंट्री जो प्रोडक्शन करती थी वही करनी पड़ रही थी। आपकी जमीन पे आप प्रोडक्शन नहीं कर पा, आप वो प्रोडक्शन कर रहे थे जो अंग्रेज करवा रहे थे, ठीक है, जिससे कि आप दूसरी कंट्री के इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट हो गए थे। तो उसको खत्म करना, अब आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होना है, खुद ही प्रोडक्शन करना है आपने। उसी को बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, जो कि आजकल जिसको बोला जाता है आत्मनिर्भर भारत, इसको किया गया। तो सेल्फ रिलायंस के 2-3 नाम है आपके। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का बढ़ावा देना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट विद द डोमेस्टिक गुड्स, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये 4 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें से एक पेपर में आएगा, मैंने भी टेस्ट दे दिए पहले। फिर उसके बाद ये शुरुआत की बात थी। देन they decided now we have to improve the sector by sector economy। तो सेक्टर बाय सेक्टर इकोनॉमी करने के लिए उन्होंने चूज किया पहला एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के 2 पार्ट में मैं समझाता हूँ बच्चों को। पहला पार्ट है लैंड रिफॉर्म्स का, दूसरा पार्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो 2 ही तरह के मेजर कंसेप्ट है एग्रीकल्चर में लेकर 1950 से लेकर 1990 तक। ये चैप्टर 40 साल कवर करता है। उन 40 साल में एग्रीकल्चर को लेके लैंड रिफॉर्म हुए हैं और
ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है। बिल्कुल लैंड रिफॉर्म हो चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो, याद रखना ये दोनों आपके मेन ऑब्जेक्टिव को ही पूरा करते हैं। ग्रोथ, ग्रीन रेवोल्यूशन को ग्रोथ की तरफ देख सकते हो आप। मॉडर्नाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को आप इंप्रूवमेंट ऑफ एचवाईवी सीड के बारे में देख सकते हो, तो वो उसको पूरा कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। उसी तरह से लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ था, अमीर किसान और गरीब किसान की जो गैप था उसे कम कर दिया गया था, यानी कि इक्विटी से रिलेटेड किया। तो लैंड रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू इक्विटी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन आर रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन एंड ग्रोथ। क्लियर? तो अगर आप रिलेट भी करोगे तो उसी को रिलेट किया गया। लैंड रिफॉर्म में क्या क्या उठाया गया, 5-6 स्टेप्स उठाए गए लैंड रिफॉर्म में। पहला स्टेप है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड सीलिंग दूसरा स्टेप है आपका, लैंड कंसोलिडेशन तीसरा स्टेप है, कॉर्पोरेट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग चौथा स्टेप है आपका, और रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट पांचवा स्टेप। यही थे। तो ये मोटे मोटे स्टेप लैंड रिफॉर्म में आते हैं। मैंने लिखवा के करवाया है। रुचि तू बुक में तेरे को मिल जाएगी, तेरे को रोहित तेरे को बुक है तेरे पास, आई हैव डिक्टेटेड एवरीथिंग इन दिस क्लास, तो बुक में देख सकते हो आराम से। फिर मैंने उठाया ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इनिशियल फेज और सेकेंडरी फेज की बात की गई। इनिशियल फेज के अंदर एचवाईवी सीड्स को व्हीट ग्रोइंग स्टेट्स के ऊपर आजमाया गया, जो कि पंजाब और 2-3 स्टेट्स और थी, मुझे अभी नाम है, आंध्र प्रदेश का रहता है। बताओ तुम बोलो आंसर दो। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसको अपनाया गया। फिर बाद में इसको राइस पे लाया गया, दूसरी स्टेट पे लाया गया। तो करीब करीब 1960s से लेकर 70s तक पहला फेज था, 70s से लेकर 80s तक दूसरा फेज था। तो दोनों फेज के बारे में बताना पड़ेगा आपको। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर भी इश्यूज थे कुछ, यानी एक प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए सॉल्यूशन आया, उस सॉल्यूशन के अंदर भी प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम थी महंगाई की, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जो एचवाईवी सीड्स टेक्नोलॉजी थी वो बहुत महंगी थी, वो गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इनइक्वालिटीज बढ़ रही थी, इवन कम होने की बजाय बढ़ रही थी। तो उसको दूर करने के लिए कंसेप्ट आया सब्सिडी का, कि आप फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी दो, एचवाईवी सीड को सब्सिडी दो, गरीब किसान भी इस टेक्नोलॉजी को अपना पाए। तो ये किया गया। फिर अगेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब्सिडी, फिर सब्सिडी अगेन उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि सब्सिडी के अंदर अपनी अलग से प्रॉब्लम होती है कि सब्सिडी एक लेवल तक देनी चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमी बहुत बड़ा भाग होता है, फ्री होता है बेसिकली। तो सब्सिडी के फिर पॉइंट है उसके अंदर प्रो एंड अगेंस्ट। तो इतना मैंने डिक्टेट करवा दिया था, ये आपको ना नोट से या मेरे से मिलकर करोगे आप। उसके बाद जो मुझे आज टॉपिक करवाना था वो इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या स्टेप, इंडस्ट्री को लेके क्या स्टेप उठाए गए हैं 40 साल के अंदर, और ट्रेड को लेके क्या स्टेप उठाए गए, उसको लेके मैं शुरू कर रहा हूँ लिखना। अब आप भी अपना रजिस्टर निकाल के रुचिर और रोहित, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको साथ साथ। गाड़ी में है तो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो जब मैं लिखवाऊंगा अपना घर जाके उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग देख के अपना नोट कर लेना, तो तू ही भेज देगा। ठीक है रोहित? यस सर। तो लिखने से क्या होगा, देखो थ्योरी से बैठता है, थोड़ा हाथ चलाओगे तो अपने आप आंसर बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत फायदा होता है लिखने से। अब दिख रही है स्क्रीन बेटा? हाँ सर। ठीक है, मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को लेके आज लास्ट इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन पे काम किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका IPR 1956, यानी सेकंड, जो अगर आप देखोगे ध्यान से, सेकंड 5-ईयर प्लान पे बहुत काम किया। भाई हेलो, टेस्ट नंबर कम आते हैं तो बोलोगे मैं बैठूंगा।
ये जो IPR 1956 है, इसमें क्या किया गया है, इंडस्ट्री को ऐसी बना लो आप, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, 1, 2 और 3। प्राइमरी इंडस्ट्री कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1, हाँ सब कुछ लिखा देता हूँ। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कुछ आवाज साफ आ रही है रोहित? सवाल साफ साफ क्या कर रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऊपर लिख सकते हो आप, स्टेप्स टेकन फॉर इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1950 to 1990। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये IPR 1956। प्राइमरी का मतलब नहीं, इंडस्ट्री सारा है ही सेकेंडरी का। इंडस्ट्री सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी है। गवर्नमेंट के पास हाँ वही सो इट कवर्स, आप ऐसे कर लो, मतलब ऐसे कर सकते हो, मैं चार्ट ही दे दूंगा, वैसे कर सकते हो नीचे से अगर जगह नहीं। इट कवर्स those industries that are established and owned exclusively, ये वर्ड डालोगे हमेशा, exclusively by, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो ये सिर्फ पब्लिक के लिए, पब्लिक सेक्टर। तो टोटल नंबर था इसका 17 इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स नहीं बोलते इसको, रेलवेज, पोस्ट, डिफेंस एक्सेट्रा। कैटेगरी 2 में इट कवर्स रेलवेज, पोस्ट, डिफेंस एक्सेट्रा बोलते हैं। हाँ it covers those industries in which public sector will perform the primary role while
while the private sector, आपको लिखना भी ऐसे ही है, while the private sector will play the secondary role. तू थोड़ा बहुत ये कर ले, थोड़ा बहुत वो कर ले उसके. Here category. Your private sector plays supplementary role. एग्जाम्पल गूगल में चेक करना. कुछ नहीं, इट कवर्स इंडस्ट्री थर्ड वाली जो है, ऑल इंडस्ट्रीज which are not the part of category 1 and category 2. Play supplementary role. ठीक है, तो जैसे ये 17 थी ना, ये 17 थी. ठीक है, तो ये थी आपकी 12. बाकी बची हुई सारी यहाँ आ जाएंगी. तीन कह रहे हो, 3 है, मैच तो एक भी नहीं है. रेलवे में प्राइवेट काम कर ही रहे, सप्लीमेंट तो कर ही रहे. कैटेगरी 3 में थोड़ा और लिखवाऊंगा मैं, यहाँ लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा. कैटेगरी 3 में और लिखना, तो मैंने लाइसेंसिंग नहीं लिखवाया अभी. For category 3, it is indirectly controlled by government in the way of लाइसेंसिंग. यानी इसका मतलब ये है, कैटेगरी 3 की जो इंडस्ट्रीज थी, इवन इफ इट इज फॉर प्राइवेट काम ही करेगा उसके अंदर, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी. लेकिन प्राइवेट को भी काम करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए ही चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. In the way of licensing. कटोगी डिफेंस है ना, वो तो गवर्नमेंट. इलीगल तो हो गया, सब कुछ बनता है. आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि सर आपने ये तो बोल दिया, ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगर होता आपकी जगह तो ये बोलता, सर ऐसा क्यों किया गया कि ये कैटेगरी 1 भी गवर्नमेंट, ठीक है, कैटेगरी 2 में भी मेजर रोल गवर्नमेंट, और कैटेगरी 3 में भी लाइसेंस चाहिए आपको गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का रोल वहां भी है. ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये है, कैटेगरी 1 में बिग इंडस्ट्री होती है ना, बिग बड़ी,
क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। ठीक है, तो नेहरू जी ने सोचा कि पैसा तो है नहीं, तो हमें अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलनी है, भाखड़ा नंगल डैम बढ़ाना है अगर, या कोई रेलवे बनानी है हमने, या पटरी बनानी है, या हमने एयरलाइन का काम करना है, तो पैसा तो है नहीं लोगों के पास। इसलिए ये कैटेगरी लाई गई बीच में कि ठीक है हम बनाएंगे, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तो इन्वेस्टमेंट लोगों के पास नहीं थी। फिर देखो याद रखना ये बहुत बिग इंडस्ट्रीज है, जब ये बिग इंडस्ट्रीज है तो इसका जेस्टेशन पीरियड भी बहुत लार्ज होगा। अब आप बोलोगे व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड, कौन बताए? जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, मैं लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, तो बताएगा एनीवन? वापसी कब होगी पैसों की वापसी? आपका पैसा लगा है, मैंने 5 करोड़ लगाया, मेरे को रेवेन्यू कब आना शुरू हो रहा है? अब अगर बड़ी इंडस्ट्री सोचोगे, एयरलाइन सोचो, एयरलाइंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। अगर आप एयरलाइन में पैसा लगाते हो ना तो 5 साल तक तो आप लॉस में रहते हो। 5 साल में अगर आपका अच्छा काम चल रहा होगा तो आप पहुंचोगे ब्रेक इवन पॉइंट पे। हाँ, फिर उसके बाद आप होना शुरू करते हो ब्रेक इवन पॉइंट, यानी जितना पैसा लगाया, मैंने 5 करोड़ लगाया, ठीक है, तो 5 करोड़ जो मैंने लगाया, मेरे पास 5 का ऑफिस कब आए? हाँ, फिर प्रॉफिट कमाऊंगा ना मैं आगे जाके। तो बेसिकली ये मतलब होता है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो इंडिया में जरूरत थी, उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग था, तो प्राइवेट बंदे हाथ लगाने को तैयार हैं टेक्निकली। व्हाई शुड आई पुट माय मनी फॉर 10 ईयर 20 इयर्स? समझ रहे हो ना? ये अभी ये मेट्रो का प्रोजेक्ट हो गया, ये रेलवे का हो गया, आज तो लग रहे हैं, उस टाइम पैसा लोगों के पास नहीं होता था इतना, तो हाथ लगाते नहीं थे, हम नहीं बना रहे, हम क्यों लगाए यार? तो गवर्नमेंट को फैसला लेना पड़ा ये बोला कि चलो तुम नहीं कर रहे तो हम करें ऐसे। तो 2 मेन काम है इसका, मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन करके एक आंसर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाई इतना बोल, व्हाई द पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल। ये पेपर में आ जाएगा आपके जो टर्मिनल पेपर होते हैं, इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। ये 91 से पहले की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है, आज डिफरेंट है। आज मेरा ब्रदर भी मेट्रो में काम कर रहा है, ऐसे पैसे, ही इज ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर मेट्रो। आज की बात नहीं हो रही है, आज प्राइवेट बंदे मोटा मोटा पैसा लगाते हैं, एयरलाइंस नहीं खोल लेते हैं, बैंक खोल लेते हैं, दे हैव द मनी टू पुट इट। ठीक है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, रेगुलेशन कुछ तो फाइनेंस में होना चाहिए 10 साल से 15 साल से, ऐसे एकदम नहीं खोलता ना फाइनेंस। फिर तेरी कंपनी जहां से खोल रहा है वो क्या औकात है तेरी, तू कहां का बंदा है? तो पहली बात तो ये है कि तू पुश्तैनी अमीर होना चाहिए, ये नहीं कि कॉलोनी में मकान मिल गया तो अमीर हो गए। समझ गया? हमारी अमीरी क्या है आज की डेट में? हमारी में जमीन की कौन बड़ी अमीर हो गए? अगर हम ये पैसा कमा के अमीर हो गए तो वो है, दैट शुड बी द पुश्तैनी वाला, जो ये चांदियों को बैठे हुए बड़े बड़े 200 करोड़ की जरूरत है ऐसे लगते हैं। मतलब करोड़पति आदमी का मतलब पता क्या होता है करोड़पति का? हाँ, उसका मतलब होता है कि तेरे हाथ में तेरे पापा ने बोला और तेरे बेटे ने बोला कि पापा जी करोड़ रुपए की गाड़ी आ रही है वो ले लो, तो तुमने ले ली गाड़ी, वो होता है करोड़पति। ये नहीं कि मकान की कीमत करोड़ की होगी तो करोड़पति। समझ रहे हो? हमें तो लाख रुपए खर्च करना पड़ता, सोचना पड़ता है अच्छा लाख रुपए फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं। आईफोन 13 वाली तुम बहुत 1.5 लाख वाले हो, लखपति तो तुम वही, तुमने क्या सोचा? आईफोन 13 तुमने लिया है, 1.5 लाख का तो लिया है फोन तुमने, 1.25 का चलो, 80-90 चलो, पर कभी 1.5 लाख की चीज तो ले लोगे ना, वो भी ले लेंगे। कहने का मतलब है वो होता है लखपति।
कि जाके गया, चल यार ये थार थार आ गई पसंद, कितने किया 18 लाख की, ले ले। ये लखपति होता है, ये नहीं मकान की कीमत बढ़ गई तो करोड़पति हो गया। हाँ ये सामने है ना ये एमएलए, वही वही वही, वो भी पर नए बने हैं, उनका एकदम कुछ टांगा पिट हुआ है। हाँ वो जो भी है वो, तो इसको पॉइंट लिखो, एट द टाइम ऑफ, चल शुरू शुरू करो, ये लिखवा रहा हूं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक conditions were very, क्या था, very, बी से क्या होगा, हाँ very poor and weak, so it is the need to put public investment into industrial sector। कुछ लिख रहा है बेटा रुचित, रुचित मेरे येलो येलो हो रहा है बेटा। उसके नाम following are the main reasons पहला, need for heavy investment, there was a need of heavy investment for industrial development and it was, जो मैंने बोला वही लिखवा रहा हूं, it was very difficult for private sector अरे वो ट्रेन में बैठा दिक्कत हो गई। आप बोल रुचिर क्या बोल रहा है, दोबारा ज्वाइन करना, मीटिंग बंद होने वाली है 1 मिनट में, ठीक है दोबारा ज्वाइन कर लो।